हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में मैं रवि आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं यामाहा FZS डार्क नाइट एडिशन का। इस डार्क नाइट एडिशन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिसमें 6 ऑप्शंस मिलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये बाइक जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा चला चुके हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। सेम इंजन है 149 सीसी का, लेकिन अलग अलग समय पे जब हमारे पास हमारा अपग्रेड आया, जैसे कि BS6 अपग्रेड आया, तो ये BS6 में थोड़े से पावर और टॉर्क हमारे पास कम हुए। लेकिन फिर भी ये बाइक कैसी चलती है, ये ओवरऑल हम एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। और अभी कितने वैल्यू फॉर मनी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ओवरऑल बाइक कैसी देखने में लगती है, क्योंकि हो सकता है आप रिव्यू देख रहे हैं तो एक बार फिर से रिमाइंड सब कुछ करना चाहते हैं कि हाँ, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और मेरे हिसाब से वो बाइक कितना प्रैक्टिकली, इसमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी पार्ट्स लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं, वो कितना प्रैक्टिकल हैं और कितना प्रैक्टिकली आप उसको यूज़ कर पाएंगे, तो उसको हम बताते हैं। इस बाइक में जो इंजन मिलता है वो बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क तो नहीं निकालता है, लेकिन इस बाइक का इंजन जो है वो जाना जाता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप स्मूथर राइडिंग ले सकते हैं, क्योंकि 13.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और 12.4 PS का पावर जनरेट करती है। ये बहुत ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट नहीं करती है, और इसीलिए शायद यामाहा भी चाहता है कि ये एक रिलायबल इंजन हो, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ना निकाले। क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस निकालना शुरू करते हैं तो किसी भी बाइक के इंजन की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं किया गया है। एक नॉर्मल राइडिंग बाइक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 60, 70, 80 की स्पीड में आराम से लंबे समय तक क्रूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सॉलिड इंजन है। एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इस बाइक को रखते हैं तो लॉन्ग टर्म पे ये बाइक आपके लिए बेहतर होगी। दूसरी बात है, क्योंकि यामाहा की बाइक है तो थोड़ा लुक भी अच्छा आता है और एक अच्छी ब्रांडिंग भी आती है। जैसे कि एक ब्रांड वैल्यू होता है, जैसे हम रीवॉक के जूते पहनते हैं, वुडलैंड के जूते पहनते हैं, तो एक ब्रांड का वैल्यू होता है मजबूती के साथ साथ, तो वो वैल्यू भी नज़र आता है। अगर आप इसको लेके भी कहीं चलते हैं तो एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करता है ये बाइक। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि हमारा यामाहा का बाइक उतना ज़्यादा, मतलब यामाहा का इस सेगमेंट में बाइक उतना ज़्यादा बिकता है कि आप कभी भी इसको सेल आउट, मतलब सर्विस, या फिर आप अगर इसको कभी भी सेल आउट भी करना चाहें तो आप आराम से कर पाते हैं। ऐसा कोई दिक्कत, सो कॉल्ड इशू नहीं आता है। और इस सेगमेंट के लिए ही बाइक ये फेमस है, 150 सीसी सेगमेंट के लिए, तो वो भी इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये BS6 कंप्लाइंट है, पहले इसमें आपको 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता था, लेकिन BS6 कंप्लाइंट के बाद थोड़ा सा इसमें टॉर्क कम हुआ है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पावर और टॉर्क इसमें कम हुआ है। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिलती हैं वो EFI के साथ जो मिलती है, वो कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स मिलते हैं जो बाइक के राइडिंग को और ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं। कैट कन्वर्टर जो है हमारे इवोल्यूशन को और ज़्यादा कम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप बोलिए कि उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कैट कन्वर्टर इसको कम करते हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन सेंसर है इस बाइक को अच्छा से अच्छा, स्मूथ से स्मूथ राइड देने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कोई भी जो BS6 बाइक है, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी BS6 बाइक आपको कभी भी जब हिली एरियाज़ पे जाइएगा तो वो ज़्यादा मज़ा देती है, क्योंकि उसके सेंसर्स उसको पुश करते हैं। अगर उसको ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है, ज़्यादा पावर जनरेट करने का डिमांड होता है तो वो ज़्यादा पावर जनरेट करती है, कम पावर जनरेट करने का डिमांड होता है तो वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालने की कोशिश करती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंजन आपको ऑलमोस्ट 45 के आसपास माइलेज दे देता है। अगर आप बहुत ही अच्छा चलाते हैं तो आप 50 का माइलेज भी आराम से उठा सकते हैं। उसके आसपास अगर आप ख़राब चलाइएगा तो ऑलमोस्ट आपको 40 के आसपास माइलेज देगा, तो 45 के आसपास हम एवरेज मानते हैं, मिडिल बेस पे मानते हैं कि 45 के आसपास आपको माइलेज इस बाइक से मिलता है। लुक में जहाँ तक हम बात करें तो लुक काफ़ी इसकी अच्छी है, और ये इसका जो रेड ग्लॉसी कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट करता है। मतलब अगर यहाँ पे वो अभी थोड़ा सा अंधेरा जैसा आपको लग रहा होगा, अगर वो यहाँ पे होता तो एक एक बाइक का पार्ट, मतलब एक एक आप जितने भी इसमें चीज़ें हैं, स्टिकर्स हैं, वो आपको एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही होती। लेकिन डार्क नाइट एडिशन के साथ ही ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आया है, और अगर आपको रेड में चाहिए, मान लीजिए आपको रेड कलर पसंद है और आपको रेड में चाहिए, तो आप कुछ रुपए इसमें कॉस्ट लगेंगे, लाइक 3,500 रुपीज़। ये एग्जैक्ट आपको शोरूम वाले बताएंगे। जैसे कि मैं अभी ये बाइक लेके आया हूँ यामाहा सर्विस शोरूम से, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये यामाहा पटना का ये शोरूम है, तो यहाँ पे आप जाके अपने किसी भी BS6, जो कि आप BS6 बाइक चला रहे हैं, अगर आपने FZ रखा हुआ है तो आप उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। मतलब आपने अगर पहले भी परचेस कर लिया है तो भी आप चाहते हैं तो आप उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी हम बात करें ब्रांडिंग और FZS, बाकी ये चीज़ें हैं। एक मोटे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं, 282 mm के विथ ABS डिस्क मिल जाता है,
और 180/17 इंचेस के MRF के नाइलो ग्रिप जैपर टायर्स मिल जाते हैं, जिसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड सो कॉल्ड ये अच्छा एक बिल्ड क्वालिटी आपको सामने से नज़र आता है, खासकर इस टेलीस्कोपिक फोर्स के कारण आपको जो है इसकी बिल्ड ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और LED हेडलैम्प्स आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह जो ऑन होती है। और यहाँ पे जो कि स्पोर्ट्स बाइक में हम पहले देखा करते थे, हमें की स्लॉट्स मिलते थे, तो वहीं पे यहाँ पे की स्लॉट्स मिलता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है इस इंजन के साथ, तो आप लॉन्ग जर्नी भी कर सकते हैं। एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ETC आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मिल जाती हैं, वो मिल जाती है। और ये बाकी ये फाइबर की बॉडी है, अंदर जिसका ओरिजिनल फ्यूल टैंक होता है, और ये आपको जो है बिल्कुल ये इस पे बेस पे कसा हुआ रहता है। और नीचे से साइड हमें स्टिकर देखिए, इसमें आपको सिल्वर स्टिकर सभी जगह पे मिलेंगे देखने को। लेडीज़ फुटस्टेप्स का कहीं जगह यहाँ पे खासकर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अगर चाहे तो आप लगवा सकते हैं, ऐसे एसेसरी पार्ट आप लेडीज़ फुटस्टेप्स लगवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि लेडीज़ फुटस्टेप्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक फैमिली बाइक के तौर पे भी मैं इसको देखता हूँ। तो आप डेफिनेटली वहाँ पे करवाइएगा ज़रूर, अगर आपको ज़रूरत हो तो। साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है, और पीछे से ये जो देख रहे हैं आप, ये कीचड़ गार्ड जो काम काफ़ी अच्छा करता है, लेकिन और थोड़ा ऊपर तक रहता तो अच्छा है, लेकिन जितना यामाहा कर सकता था उतना उसने किया, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के भी कारण होते हैं, तो वो भी इसमें मैटर करता है। पीछे में भी आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। टेल लाइट के डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ दिखता है। और ये हमारा सीट का इतना बड़ा साइज हमें मिल जाता है। और ये बाइक जस्ट तुरंत अभी शोरूम से आई है, तो ये बाइक बिल्कुल भी नहीं चली हुई है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चली हुई है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यामाहा की BS6 बाइक को चला चुका हूँ, तो मैं इसका एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं चलाते हुए आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की 6 फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, और उसके बाद मैं इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, और अलग अलग गियर पे कितने स्पीड में ये बाइक चलती है उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पीछे का डिस्क ब्रेक मैं आपको बता देता हूँ, ये 220 mm का है। टायर्स जो है 140 सेक्शन के टायर्स है पीछे के, और टायर्स काफ़ी आपको ग्रिपी और काफ़ी चौड़े दिखते हैं। यामाहा के शुरू से ही चौड़े टायर्स आने, उसके बाद कंपटीटर्स यहाँ पे चौड़े टायर, इतने ज़्यादा चौड़े टायर लाना शुरू किया, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। और ये बाइक आपको एक्स शोरूम पटना मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑन रोड की बात करूँ तो सिर्फ 1,28,000 रुपये के आसपास का ऑन रोड प्राइस इसका आता है। बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला वेरिएंट लेते हैं तो सिर्फ 1,25,000 रुपये में ऑन रोड में ये बाइक आ जाती है, जबकि आज के रेट में स्कूटी शायद 80-90 हज़ार 95,000 रुपये में बिकने शुरू हो गई है। वहाँ पे एक अच्छा मस्कुलर बाइक आपको मिलती है। तो मैं जो भी यंग लड़के हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप बाइक ही लीजिए, स्कूटी ना लिया कीजिए। क्यों, कोई भी कंपनी का, डज नॉट मैटर हो, यामाहा का हो या फिर हीरो का हो, होंडा का हो, किसी भी कंपनी का हो। तो चलिए अब इसका राइड रिव्यू शुरू करते हैं। अब हम उससे आगे बात करें तो अगर सेकंड गियर पे हम चलाते हैं तो कितना स्लो चला सकते हैं, लेट मी चेक। थर्ड गियर ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम उसी पे नॉकिंग साउंड को पकड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 की स्पीड में, यस। हमारी बाइक कहाँ से नॉक करती है, नहीं 15 की स्पीड तक हम जो है थर्ड गियर में बाइक को चला सकते हैं। वहाँ से हमारा उसके बाद जो है वो नॉकिंग साउंड शुरू करता है, उससे पहले किसी टाइप का नॉकिंग साउंड शुरू नहीं करता है। और जैसा कि मैं आपको पिकअप बताता हूँ कि इस बाइक की अच्छी मिलती है, भले ही आपको इसमें टॉर्क फिगर जो है जो लिखा पढ़ी कर सकते हैं वो कम है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखें तो वो हमें यहाँ पे सही चीज़ें मिल जाती हैं कि आप प्रैक्टिकल में सही टॉर्क और सही पावर फिगर आप इसमें फील करिएगा। देखिए जैसे कि मैं बाइक को 50 के आसपास में चला रहा था, यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा और पुश चाहिए, लेकिन ये जगह ऐसा है नहीं जिसमें मुझे पुश मिले। तो 60-70 जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि इस बाइक के साथ 60-70 की स्पीड के आसपास चलाना बहुत बड़ा आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर आप चलाते हैं तो आप आराम से 60-70 की स्पीड में इसको कहीं भी क्रूज़ कर सकते हैं। इसका जैसा कि मैं आपको बताऊं ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm है, तो नॉर्मल कम्यूटर बाइक के जैसा ही ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आप किसी भी रोड ब्रेकर या ऑफ रोड में भी लेके जाते हैं तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। और ये नॉर्मल पेस में जो है 60 के आसपास जा रही है, मतलब मैं इसको पुश बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, बस एक जो नॉर्मल राइडिंग स्टाइल होता है उसी में ये जो है 65 के आसपास पकड़ने का कोशिश कर रही है।
अगर मैं इसको इससे ज़्यादा पुश करूं तो ये 80 आराम से चली जाएगी, बट सेफेस्ट स्पीड जो है, इसका सेफ़ स्पीड जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि 70 के आसपास अगर आप लगातार इसमें क्रूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप 60 के आसपास चलाइएगा तो आपको जो है बेहतर से बेहतर इसमें जो है माइलेज मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा चलाते हैं तो माइलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि आपको करना पड़े 70-80 के स्पीड में। दूसरी चीज़ है कि इसकी सीट हाइट की हम बात करें तो जैसा कि मेरा जो ये है क्या कहते हैं हाइट है वो 5.6 है और इसका सीट हाइट है 790 mm। तो आप अगर 5.4 है तो 4 से ऊपर वाले लोग इसको आराम से चला सकते हैं। उसके बाद के लोगों के लिए ये थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत करे, उससे नीचे के लोगों के लिए लाइक 5.3 के लिए। लेकिन एट द एंड अगर आपको हैबिट हो जाएगी तो आप चला सकते हैं। लेकिन आप रश टू रश ट्रैफिक में जैसे हम लोग चला लेते हैं एज अ 5.6 इंच या फिर 5.7 इंच के लोग, उस तरह से रफ़ टू रफ़ ट्रैफिक में आप नहीं चला सकते हैं। आपने ये टर्निंग रेडियस देखा, मैंने कोई भी गियर डाउन नहीं किया। मेरी बाइक जो है वो सेकेंड गियर पे ऑलमोस्ट थी। अब थर्ड गियर पे हम देखते हैं कैसा चल रही है। इसको कहते हैं हल्का सा पुश करना। अब जाके 5वीं गियर पे गई तो 4th गियर पे ऑलमोस्ट काफ़ी जल्दी और स्मूथ तरीके से आप बोल सकते हैं कि 80 को टच कर देती है। और जैसा कि मैंने बीच में चला के आपको बताया कि आप 4th गियर पे ही मैं उस समय चला रहा था 60 के आसपास, तो आप 5 गियर पे अगर 60-70 आराम से चलाते रहते हैं। हाँ, एक और बड़ी चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि यामा के इस इंजन से किसी टाइप के फुट पैड्स पे आपको पैरों पे वाइब्रेशंस नहीं महसूस होते हैं। अगर आप 5th गियर पे लाइक अभी मैंने 5th गियर पे कर दिया और अब मैं इसको अगर 50-60 के स्पीड में लगातार चलाता रहूँ एक बार, हाँ, तो अब मैं 50-60 की स्पीड में अगर इसको चलाता रहूं तो मुझे ऐसा कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती है कि मुझे गियर अप करना है, डाउन करना है। तो एक आराम से आप जो है 50-60 के स्पीड में इसको लगातार क्रूज़ करते रह सकते हैं। और जैसे कि मेरे साथ जो आए थे यामा सर्विस सेंटर से, वो भी मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो उनको बैठा के भी ये बाइक किस तरह से पुल कर रही है वो आप देख सकते हैं। ये चीज़ मैं अगर बात करूं तो पहले हमारी जो बाइक आती थी उसमें हैंडल्स पे वाइब्रेशंस आते थे। अगर हम 60 के स्पीड में बाइक को पुश करते थे या नॉर्मल भी चला रहे होते तो हैंडल पे वाइब्रेशंस आती थी। वो वाइब्रेशंस यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा मुझे लीन होना पड़ रहा है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है हैंडल पे ऐसे जो है हाथ, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, थोड़ा सा हाथ सीधा सीधा टाइप करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि आप रोकते रोकते गाड़ी को फर्स्ट गियर पे डाल सकते हैं और बाइक बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी फर्स्ट गियर में डालने में। ऐसा होता है कभी कभी गियर जो है वो फंसने जैसा महसूस होती है कि हाँ फंसे क्या हम, तो वो चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट से सेकंड बीच में न्यूट्रल जो है इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन एक जैसे चेंज करने में, जैसे एक आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा हल्का मतलब आपको महसूस हो जाएगा आपके पीछे वाले बंदे का कि अगर हल्का से पुश कर रहे हैं कि हाँ गाड़ी जो है गियर चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप स्मूथर राइडिंग करते हैं तो वहाँ पे महसूस नहीं होगा। और हाँ, तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर कम्यूटर पे आप एक जेन्युइन, जिसको कहते हैं एक फॉर्मल बाइक अगर आप लेना चाहते हैं और थोड़ा स्पोर्टी लुक भी दिखे, माइलेज भी सही निकाल दे, और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक आप अपने घर में उसको रख सकें, तो वो कहीं ना कहीं यामा की FZS दोनों भी जो 149 सीसी की ये इंजन है, बेसिकली अपन ये इस इंजन की बात कर रहे हैं, तो ये इंजन को आप रख सकते हैं। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। मिरर थोड़े छोटे हैं, मुझे लगता है कि मिरर को इन्हें बड़ा करना चाहिए। उतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है मिरर से पीछे। अगर रियर की बैक की बात करें तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी यहाँ पे मुझे नहीं मिलती है देखने को मिरर के थ्रू। तो यही है इस बाइक का रिव्यू। दूसरा चीज़, हम इसके बात कर रहे थे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी कैसी काम करती है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप 6 काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं। एक तो आप अपनी बाइक को लोकेट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपकी बाइक पार्किंग में खड़ी हो तो आप अपने मोबाइल से जो है उसको ब्लिंक कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी हो जाती है कि आप अपने बाइक को
लॉक कर सकते हैं, जो कि ECU से लॉक कर सकते हैं। जनरली हम बाइक को यहाँ से लॉक करते हैं, हमारा मीटर कंसोल बंद हो जाता है, तो उससे लॉक करिएगा तो आप चाबी देने पे भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, जो कि अच्छी चीज़ है, जिसको हम लोग पहले लगवाया करते थे, 2-2,500 रुपये खर्च करके लगवाया करते थे, वो इनबिल्ट आएगी इस वेरिएंट में। अगर तीसरी हमारी बात कर ले तो हम अपने इस बाइक के साथ हमने क्या राइडिंग एक्सपीरियंस लिया है। मान लीजिए हम अभी इस बाइक के साथ मेरे मोबाइल कनेक्ट होता और मैं कहाँ गया इस बाइक के साथ, तो वो राइडिंग हिस्ट्री आप देख सकते हैं इस बाइक के साथ। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, बाइक को आप बीप कर सकते हैं, अगर कहीं खड़ी है तो एक बीप लाइक आप किसी को हटाने के लिए और समथिंग भी एक बीप कर सकते हैं बाइक को, जिससे आप बाइक आराम से मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, यही समझ सकते हैं। वो फाइंड आउट वाले में भी हम डाल देंगे। हज़ार्ड लाइट को आप ऑन कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए खड़े हैं, लेकिन हाँ इस सब काम आप अगर ब्लूटूथ रेंज के अंदर हैं तभी कर सकते हैं। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप आउट ऑफ द ब्लूटूथ रेंज कर सकते हैं, जो कि आपकी बाइक भी किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हो, ऐसा इंटरनेट वाली कोई फीलिंग आपको नहीं मिलेगी। ब्लूटूथ के थ्रू ये सारा काम होता है, इसीलिए आप जो है पुरानी FZS6 में भी आप इसको लगवा सकते हैं। तो यही थी कुछ 6 चीज़ें जो कि अलग अलग हैं। और इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई प्रैक्टिकल अगर बेनिफिट हम देखें तो मुझे 2 ही प्रैक्टिकल बेनिफिट देखता है, क्योंकि हज़ार्ड लाइट के लिए आप मोबाइल से पॉकेट से मोबाइल निकाल के उसको अनलॉक करके हज़ार्ड लाइट नहीं ऑन करिएगा। जो सबसे बेहतर चीज़ है वो हमारे पास आती है इसकी लॉक करने के सिस्टम की। आप अपने मोबाइल से अपने बाइक को लॉक कर दीजिए ताकि आपकी बाइक को कोई कहीं ना ले जा सके, मतलब चाबी भी उसके पास हो अगर वो लॉक, तो आपकी बाइक लॉक रहे आपके मोबाइल ऐप से। तो वो एक मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ हो सकता है मतलब इस सिचुएशन में वो एक बेहतर चीज़ हो सकता है। लेकिन चाबी से तो आप इसको अनलॉक कर ही सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ है ये। तो उसके लिए अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप इस ब्लूटूथ एक्टिविटी ले सकते हैं। उसका एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि आपने बाइक को कितना चलाया है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि आप इस बाइक के साथ कितना ट्रैवल किया, क्योंकि नॉर्मल आपके गूगल मैप्स के टाइमलाइन में आपने पूरा दिन कितना ट्रैवल किया है, इवन आपने घर के अंदर भी आपने ट्रैवल किया है तो वो भी वो दिखा देता है। लेकिन इस बाइक के साथ आपने पार्टिकुलर कितना ट्रैवल किया है वो जब ही दिखाएगा जब आप उसके यामाहा के इस ऐप के अंदर जाइएगा। वैसे इस ऐप का अभी ऑनरशिप एक्सपीरियंस में लेके आ रहा हूँ, तो हम लोग बहुत जल्दी रजिस्टर्ड करने वाले हैं किसी ऐप के साथ किसी एक बाइक को, जिसके बाद हम उस बाइक को उस ऐप को पूरी तरह से ऑपरेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसको ऑपरेट करके आप क्या क्या काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की यामाहा FZS ब्लूटूथ वाली कनेक्टिविटी वाली बाइक की रिव्यू। बाय बाय।